के विरुद्ध। अध्याय 356 से 360। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 356, तलवार संतों का क्रोध। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 356, तलवार संत का क्रोध। जब यूचे ने ब्लू फायर सिटी छोड़ दी और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की ओर प्रस्थान किया, तो एक व्यक्ति की छाया बनिंग हेवन कबीले के ऊपर आसमान में चुपचाप दिखाई दी। फेन यूचेन पहले ही जा चुका था और बनिंग हेवन कबीले के भीतर हवा में एक घातक सन्नाटा छा गया था। मैदान खंडहर हो गया था और मृतकों के शरीर बिखरे हुए थे। आसपास की हवा सड़ी हुई और जली हुई दुर्गंध से भरी हुई थी, जैसे कि हाल ही में किसी विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा हो। कभी कभी एक या दो बहादुर आत्माएं समाचार की तलाश में क्षेत्र में आती थी। हालांकि जलते हुए स्वर्ग कबीले के विनाशकारी खंडहरों पर नजर डालने पर बिना किसी अपवाद के उनके पूरे शरीर डर से कांपने लगते थे। वे जल्दी से निकलते समय बहुत पसीना बहाते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी साइट के निकट उद्यम करने के लिए। अफसोस, आखिरकार मैं बहुत देर से पहुंचा। आसमान में उस व्यक्ति की परछाई खंडहरों को देखती रही और बहुत देर तक चुप रही। अंत में उसने एक लंबे समय तक चलने वाली हौंफ छोड़ी, जिससे उसकी हौंफने की आवाज के बाद एक दमनकारी लेकिन असीम आभा पैदा हुई, जो आकाश से नीचे की ओर निकल रही थी और पूरे बनिंग हेवन कबीले को कवर कर रही थी। एक सेकंड में हवा का प्रवाह रुक गया, जिससे आकाश में काली राख भी स्थिर रह गई, जैसे कि समय अपनी जगह पर स्थिर हो गया हो। इतनी अपार शक्ति, यदि यह एक धर्मी व्यक्ति होता तो ये ब्लू विंड साम्राज्य के लिए एक वरदान होता। फिर भी दुर्भाग्य से उसके पास एक राक्षस का दिल है। पूरे बनिंग हेवन कबीले पर हुए ऐसे क्रूर कत्लेआम से ये ब्लू विंड साम्राज्य के लिए खतरा पैदा करता है, और मैं बिल्कुल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहूंगा। उसकी दृष्टि उत्तर की ओर चली गई। वह जिस दिशा से आया था उस दिशा में वापस नहीं मुड़ा, बल्कि वह हवा में उड़ गया, उत्तर की ओर बढ़ता गया और पलक झपकते ही अनगिनत किलोमीटर दूर दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह ... बनिंग हेवन कबीले का आधार पहले ही खंडहरों के ढेर में तब्दील हो चुका है। कबीले मास्टर, ग्रैंड कबीले मास्टर, 33 मंडप मास्टर, 27 बुजुर्ग और कबीले के सभी शिष्य, हताहतों में से सभी नष्ट हो गए। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा या भागने में कामयाब नहीं हुआ। कबीले के पूरे पदानुक्रम को नष्ट कर दिया गया है। बनिंग हेवन कबीला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। न केवल पूरे कबीले को नष्ट कर दिया गया है, बल्कि इसे इतनी अधिक दयनीय स्थिति में भी नष्ट कर दिया गया है। उस यूचे की दुर्भावनापूर्ण हरकतें हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। सभी बड़े शहरों में बनिंग हेवन कबीले की विभिन्न बाहरी शाखाओं को अब खबर मिल गई है और लगभग सभी ने पहले अवसर पर बनिंग हेवन कबीले के साथ संबंध तोड़ दिए हैं और उसके बाद तुरंत अपना नाम बदल लिया है, इस डर से कि यूचे की दुष्ट योजना है उन्हें फंसा देंगे। ये सुनने के बाद जियो जुएटियन के शरीर में एक गंभीर ठंडक महसूस हुई, और बनिंग हेवन कबीले पर आई तबाही को सुनने के बाद यहाँ तक कि उसके दांतों के बीच के अंतराल में भी ठंडी ठंडक महसूस हुई। वह हर किसी की तरह ही था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूचे का प्रतिशोध इस हद तक निर्दयी होगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि यूचे द्वारा कबीले के मालिक और साथ ही बाकी मुख्य सदस्यों को मारना बनिंग हेवन कबीले के खिलाफ उसके प्रतिशोध की सीमा होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूचे ने जो किया है वह सीधे नरक से प्रतिशोध होगा। मामले की सच्चाई व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद उन्हें बेहद सदमा लगा। इसके अलावा सब कुछ जानने के बाद निस्संदेह उसे पूर्वाभास की और भी अधिक भावना महसूस हुई। यूचे के व्यक्तित्व के आधार पर 3 साल पहले घटी घटनाओं को इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये जियो कुंग्युन की अपनी व्यक्तिगत साजिशों का परिणाम था। यदि वह अपनी पहली पत्नी से मिली एकमात्र संतान को त्यागने का दर्द सहन कर लेता और यूचे के साथ मामलों को संभालने की दिशा में पहल करता, तो मामला शांति से सुलझ सकता था। इसके अलावा बनिंग हेवन कबीले को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम किसी व्यक्ति के साथ समझौता करना बहुत अपमानजनक नहीं था। हालांकि ग्रैंड सेक्ट मास्टर जियो वुकिंग अपने पूरे जीवन में दबंग और बेहिचक रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने संप्रदाय की महिमा को अपने जीवन से ऊपर रखा, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसके पास था। इसके बजाय ग्रैंड एल्डर जियो वुई को जियो संप्रदाय के निश्चित हथियार के साथ लाने के लिए चुना गया, ताकि यूचे को खत्म करने में बनिंग हेवन कबीले की सहायता की जा सके। और परिणाम स्वरूप उन्होंने सौहार्दपूर्ण होने के सभी मौके पूरी तरह से खो दिए। संप्रदाय गुरु, हमें क्या करना चाहिए? जियो जुएटियन के पास मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा। हमारे जियो संप्रदाय को कभी भी किसी बाहरी खतरे का डर नहीं रहा है, फिर भी इस यूचे को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह कुछ ही दिनों में पूरे बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसका अर्थ है
अब इस पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। जियो जुएटियन की छाती फूल गई, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और विधिवत घोषणा की, यदि यूचे केवल ताकत में शक्तिशाली था, अगर वह यहाँ आता है तो हम उसके साथ मौत तक लड़ सकते हैं। फिर भी उसके तरीके अप्रत्याशित रूप से निर्दयी और चरम हैं। केवल उसके 2 रिश्तेदारों का अपहरण करने से, जिन्हें अंततः सुरक्षित बचा लिया गया, कबीले के संपूर्ण विनाश का कारण बना। जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले की ताकत की तुलना करते समय दोनों के बीच चयन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दूसरे अंकल भी यूचे के हाथों हार गए हैं। उसके द्वारा बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने का मतलब है कि वह निश्चित रूप से हमारे जियो संप्रदाय को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह एक भयानक तथ्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। सभी पवेलियन मास्टर्स पूरी तरह से शांत हो गए, और जो एकमात्र आवाजें सुनी जा सकती थी, वे सभी के अव्यवस्थित दिलों की तेज धड़कनों की थीं। हमें उस आपदा का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो बनिंग हेवन कबीले पर आई है। जियो जुएटियन ने अपना शरीर घुमाया और अपनी निगाहें सभी पर टिकाई। अगर यूचे आता है तो उसे किसी भी कीमत पर युद्ध में शामिल न करें। यदि हम शांति के लिए मुकदमा कर सकते हैं, भले ही हमें अपनी गरिमा पूरी तरह से खोनी पड़े, हमें हर कीमत पर उस लक्ष्य की तलाश करनी होगी। यदि हमें अंत में युद्ध में शामिल होने की आवश्यकता है, तो सभी स्वर्ग विनाशक बम लाएं, और हम उसके साथ आग की लपटों में समा जाएंगे। हम अपने जियो संप्रदाय को अगला बनिंग हेवन कबीला नहीं बनने दे सकते। संप्रदाय गुरु, वास्तव में इतना निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो बोयुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यूचे की ताकत वास्तव में सार्वभौमिक रूप से चौंकाने वाली है। फिर भी ब्लू विंड साम्राज्य के भीतर वह व्यक्ति मौजूद है जो उसे मार सकता है, और वह व्यक्ति जिसके पास उसे मारने की क्षमता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के आधार पर पिछली रात तक हेवनली स्वॉर्ड विला को बिना किसी साथी के छोड़ दिया गया है। जियो जुएटियन की चेतना कांप उठी। तुम्हारा मतलब है तलवार सेंट लिंग तियानी? ये सही है। जियो बोयुन ने अपना सिर हिलाया। लिंग तियानी अपने पूरे जीवन में ईमानदार और स्पष्टवादी रहे हैं, बुराई के साथ अत्यंत शत्रुता के साथ व्यवहार करते हैं। इसके अलावा वह एक समय फेन यीजू के दोस्त थे। वह लगभग 10 वर्षों से एकांत में थे, सांसारिक दुनिया में कदम नहीं रख रहे थे। फिर भी उसने पिछली रात जल्दबाजी में हेवनली स्वॉर्ड विला छोड़ दिया, संभवतः खतरे में पड़े बनिंग हेवन कबीले को बचाने के प्रयास में। दुर्भाग्य से उसे बहुत देर हो चुकी थी। अगर उसने बनिंग हेवन कबीले की तबाही देखी होती, तो एक तरफ उसे अपराध की भावना महसूस होती, और दूसरी तरफ यूचे के पैशाचिक तरीकों के खिलाफ अत्यधिक क्रोध महसूस होता। दोनों कारण यूचे का शिकार करने के लिए पर्याप्त कारण देंगे। शायद लिंग तियानी इस समय यूचे का शिकार करने की फिराक में है। जियो बोयुन के शब्दों ने जियो जुएटियन की अभिव्यक्ति को बहुत राहत दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहुत अच्छा। अगर सच्चाई ऐसी है तो यूचे निस्संदेह मर जाएगा। भागने से पहले यूचे को फेन यीजू के साथ हुए आदान प्रदान में भारी घाव का सामना करना पड़ा, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उसकी ताकत फेन यीजू की तुलना में अधिक मजबूत नहीं है। फिर भी 10 फेन यीजू संयुक्त रूप से भी तलवार संत के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यदि स्वॉर्ड संत ने वास्तव में बनिंग हेवन कबीले की दुर्दशा में सहायता करने के लिए हेवनली स्वॉर्ड विला छोड़ दिया है, तो वह निश्चित रूप से यूचे को दंडित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेंगे। बनिंग हेवन कबीले के विनाश की खबर ने पूरे ब्लू विंड साम्राज्य को एक भयंकर तूफान की तरह घेर लिया, जिससे ब्लू विंड साम्राज्य भूकंप जैसे हंगामे के साथ उठ खड़ा हुआ। ये वस्तुतः सबसे चौंकाने वाला, सबसे भयावह समाचार बन गया जो प्रत्येक ब्लू विंड नागरिक ने अपने जीवन में सुना था। जैसे जैसे वे अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक स्तब्ध हो गए, वे भय से अभिभूत हो गए और अविश्वासी हो गए। एक तरफ एक अलग और दूरस्थ प्रसिद्ध कबीला था जो एक सहस्राब्दी तक खड़ा था। दूसरी ओर एक युवक था जो मात्र 19 वर्ष का था। इस 19 वर्षीय युवा ने जो कुछ उसने किया, वह वस्तुतः वह बन गया जिसकी तुलना एक ऐसे सत्य से की जा सकती है जिसने स्वर्ग को चुनौती दी, जिस पर विश्वास करना और स्वीकार करना दोनों कठिन था। बदला लेने की इच्छा कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसने वास्तव में बनिंग हेवन कबीले के पूरे पदानुक्रम को नष्ट कर दिया था। केवल एक राक्षस ही ऐसे तरीकों का सहारा लेगा और उसका हृदय इतना क्रूर होगा। एक 19 साल का युवक ऐसा कैसे कर सकता था? ब्लू विंड इंपीरियल सिटी उत्साह से भर गई, क्योंकि हर कोने में बनिंग हेवन कबीले के विनाश के विषय पर बहस हो रही थी। 2 शब्द यूचे चारों कोनों पर सुने जा सकते थे। इसके अलावा शाही शहर के भीतर बनिंग हेवन कबीले की बाहरी शाखा ने पहले ही अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। मुख्य द्वार पर, जिसे पहले एक खजाने के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था,
बनिंग हेवन चिन्ह, यह एक प्रतीक था जो साबित करता था कि उन्हें बनिंग हेवन कबीले द्वारा मान्यता दी गई थी, जिसे बहुत पहले ही हटा दिया गया था और टुकड़ों में नष्ट कर दिया गया था। इसके कुछ ही समय बाद इसे एक नए चिन्ह से बदल दिया गया, जिस पर लिखा था अनुमानित क्लाउड कबीला। इस नए कबीले के नाम ने यूचे के डर और उसके साथ सौहार्दपूर्ण रहने की आवश्यकता को प्रकट किया। यूचे अपनी पूरी यात्रा में स्नो फीनिक्स बीस्ट पर यात्रा कर रहा था। जैसे ही वह ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के ऊपर आसमान में उड़ रहा था, उसने अनगिनत पैदल यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया, जो अपने ट्रैक पर रुक गए और चिंता में चिल्लाते हुए ऊपर देखा। वह ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के ऊपर आसमान में उड़ता रहा, और जैसे ही वह शाही महल के भीतर मून एम्ब्रेसिंग पैलेस तक पहुंचा, उसने स्नो फीनिक्स को वापस बुलाया और शान से आसमान से उतरा। आह, कौन है? जैसे ही वह उतरा, उसके पीछे से एक महिला की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। यूचे ने अपना शरीर घुमाया और एक पीले चेहरे वाली महल की नौकरानी को देखा। आह, युवा मास्टर यू। पहली बार जब यूचे मून एम्ब्रेसिंग पैलेस में आया, तो उसने इसी महल की नौकरानी को देखा। इस प्रकार ये स्वाभाविक था कि वह उसे पहचान लेगा। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वह ऐसी आवाज में चिल्लाई जो उसकी पिछली आश्चर्यचकित आवाज से 3 गुना तेज थी। उसके चेहरे पर भाव आश्चर्य, प्रशंसा का मिश्रण था, और स्पष्ट रूप से डर जैसा भी लग रहा था। इस तरह के निर्दयी तरीकों से बनिंग हेवन कबीले के भीतर 70,000 से अधिक लोगों का वध करने से सभी के शरीर सदमे से भर गए, और इसके विचार से ही उनका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। यूचे ने महल की नौकरानी की संपूर्ण अभिव्यक्ति को आत्मसात कर लिया। उसने सिर हिलाया और अधीरता का संकेत देते हुए कहा, राजकुमारी, उसकी शाही महारानी कहाँ है? ओह, लगता है आप मुझसे कुछ डरते हैं। नहीं, वास्तव में नहीं, ये सच नहीं है। यूचे की सीधी नजर के तहत महल की नौकरानी ने उसी समय असंगत रूप से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अपनी आंखों के सामने उस चरित्र का सामना करते हुए जिसके कारनामे पौराणिक हो गए हैं, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति डर के मारे जड़ हो गई थी। उसने यूचे को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, तुरंत चंद्रमा को गले लगाने वाले महल की ओर देखा और चिल्लाया, महामहिम, युवा मास्टर यूं आ गए हैं। महल की नौकरानी के चिल्लाने के बाद हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहने एक आकृति, जिसकी छाया तेजी से उड़ती हुई तितली की तरह नाजुक और उत्तम थी, बाहर आई। यूचे को देखकर उसका पूरा स्मार्ट दिखने वाला चेहरा सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो गया, और उसके मुंह से अत्यधिक खुशी की आवाज निकली, लिट्टिचे। जियो लिंगशी ने खुद को आगे बढ़ाया और यूचे के आलिंगन में झपट्टा मारा, उसे कसकर गले लगा लिया। उसके आलिंगन में वह बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी रोक पा रही थी और खुशी से उछल रही थी। आखिरकार तुम लौट आए। आह, क्या आपको कोई चोट लगी है? क्या आपने खुद को कहीं चोट पहुंचाई? वहां जियो लिंगजी से मिलना यूचे के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और न ही अजीब थी। शाही महल में पहुंचने से पहले उसे पहले से ही कम 70% निश्चितता और दृढ़ विश्वास था कि लिंगजी कैंगयू के पक्ष में जियो ली और जियो लिंगशी को सुरक्षा में लाएगा। उसने जियो लिंगशी की कमर पकड़ ली और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे अपने शरीर पर एक भी घाव नहीं है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं बाद में तुम्हारे निरीक्षण के लिए अपने कपड़े उतार दूंगा। ओह, जियो लिंगशी ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और हल्के से उसे चुटकी काटी। अपने होठों को थपथपाते हुए कहा, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। हालांकि वह अपने दिखावटी गुस्से को थोड़ी देर के लिए ही बरकरार रख सकी, इससे पहले कि उसकी जगह खुशी ने ले ली। अरे, मैं हमेशा से जानता था कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। हमने बहुत समय पहले यहाँ आ गए थे। पिताजी और मैं इन कुछ दिनों से बहुत चिंतित थे। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि शाही महल में कई दिलचस्प जगहें थीं, और राजकुमारी स्वयं भी मेरे साथ आई थी, जिससे मुझे यहाँ खुशी से खेलने का मौका मिला। इसी समय कैंगयू प्रकट हुआ, जो सिर से पांव तक शाही परिधान पहने हुए था, तुलना से परेशानदार लग रहा था। दोनों को एक दूसरे के आलिंगन में देखकर वह हल्के से हंसी और आगे बढ़ गई। जूनियर ब्रदर यू, आप आखिरकार वापस आ गए। वरिष्ठ बहन की चिंता के लिए क्षमा करें, यूचे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे दादा और छोटी चाची की देखभाल करने में आपको परेशान करने के लिए। तुम्हारे रिश्तेदार निश्चित रूप से मेरे भी रिश्तेदार हैं। कैंगयू ने अपना वाक्य पूरा करने के बाद अचानक उसे तिरछापन महसूस हुआ, क्योंकि उसका बर्फ सफेद चेहरा लाल हो गया था और घबरा गई, और उसने एक नया विषय शुरू किया। दादा जियो वर्तमान में मेरे पिता के पास हैं और अंकल डोनफेन के संरक्षण में हैं। वह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है। उसने कहा, क्या आपने चू यूचेन को पहले ही देखा है? यूचे की सांसें धीमी हो गईं, जैसे ही उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। नहीं, वह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में नहीं थी, और किसी को भी उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
कैंग यू के गुलाबी होंठ थोड़े खुले और उसने सांत्वना भरे स्वर में धीरे से कहा, चिंता मत करो, फ्रोजन ब्यूटी की परी के पास नीली हवा के भीतर एक सिंहासन की ताकत है, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ब्लू विंड एम्पायर का डोमेन छोटा है, आप निश्चित रूप से उसे कुछ ही समय में ढूंढ लेंगे। मैं खोज में सहायता के लिए पूरे महल के संसाधनों को भी जुटाऊंगा। जैसा कि कहा गया है, क्या बनिंग हेवन कबीले को वास्तव में आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया है? एमेन। यूचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने वह भड़काया था जो उन्हें कभी नहीं भड़काना चाहिए था। इस बात पर चाहे सारी दुनिया को ऐतराज हो या धिक्कार हो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बड़ी बहन, छोटी चाची, क्या आप दोनों मुझे दोषी मानते हैं? कैंग यू की अभिव्यक्ति तुरंत बेहद विरोधाभासी हो गई। जब वह बोलने ही वाली थी, तभी उसने जियो लिंगशी को सुना, जिसने अपना चेहरा उठाया। भले ही जान लेना गलत है, अगर ये लिटिल चे था, तो उसने जिन लोगों को मारा है, वे निश्चित रूप से वही हैं जिन्हें मार दिया जाना चाहिए, जो बुरे लोग हैं। वैसे भी मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जियो लिंगजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले कभी अपनी जान नहीं ली थी, और यहाँ तक कि उसे अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का भी सीमित अनुभव था। उसका स्वभाव पत्तों और फूलों के समान वात्सल्यपूर्ण था। फिर भी ये बातें जो कही गईं, वे वैसे ही बोली गईं जैसे अधिकार से, आत्मविश्वास और न्याय से भरी हुई कही गई थी। हजारों लोगों को नरसंहार का सामना करना पड़ा, फिर भी वह दृढ़ रही। नहीं, किसी को ये कहना चाहिए कि उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास था कि यूचे सही था। कैंग यू मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने सवाल किया, आप ऐसा क्यों सोचेंगे? क्योंकि लिटिल चे इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति है। जियाओ लिंगशी ने अपनी चमकदार पुतलियों को झपकाया जो काले शानदार रत्नों से मिलती जुलती थी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उस पल में कैंग यू ने आश्चर्यचकित होकर देखा। अचानक वह तुरंत समझ गई कि यूचे ने पिछले 3 वर्षों में इतनी मेहनत क्यों की थी, और उसके अपहरण के बाद उसने इतना क्रोध क्यों पैदा किया था कि बनिंग हेवन कबीले का विनाश हो गया। जियो लिंगशी के साथ उनका रिश्ता लंबे समय से विश्वास और निर्भरता का था। ये वह था जो व्यावहारिक रूप से एक के जीवन को दूसरे के जीवन में एकीकृत करता था। विशेष रूप से जिस तरह से जियो लिंगजी ने यूचे के साथ व्यवहार किया, भले ही उसे लगे कि पूरी दुनिया उससे झूठ बोल रही है, वह पूरे दिल से यूचे पर भरोसा करेगी। भले ही पूरी दुनिया उसके साथ राक्षस जैसा व्यवहार करती हो, फिर भी वह ये विश्वास करेगी कि वह दुनिया का सबसे दयालु व्यक्ति था। इस गहरी और रहस्यमयी, फिर भी सूक्ष्म भावनाओं के कारण कैंग यू को सचमुच ईर्ष्या होने लगी। वह जानती थी, इस दुनिया में कभी कोई ऐसा नहीं होगा जो यूचे के दिल में जियो लिंगजी की जगह ले सके। कैंग यू हल्के से मुस्कुराया। जियो लिंगशी की नजर में उसके दिल में बसी छोटी छोटी जटिल भावनाएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। उसने यूचे को देखा, और एक आदमी को देखा जिसने उसे बहुत गर्व महसूस कराया। 2 छोटे वर्षों में वह एक कमजोर युवा से आगे बढ़ गया था, जिसकी जान को जियो संप्रदाय से खतरा था जो उसका शिकार करता था, एक व्यक्ति के रूप में पूरे ब्लू विंड एम्पायर को बुलंदी से थामने में सक्षम। इसी समय दूर आकाश से अचानक एक उदासीन और गंभीर आवाज गूंजी, यूचे, अपनी व्यक्तिगत शिकायत के कारण तुम इतनी दूर चले जाओगे संपूर्ण बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने के लिए। तेरे तरीके निर्दयी हैं, और तेरा हृदय द्वेषपूर्ण है। देवता और लोग दोनों क्रोधित हैं, और आप अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए स्वर्गीय दंड के पात्र हैं। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी इस दिन स्वर्ग से न्याय मांगेगा, और व्यक्तिगत रूप से तुम्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए पीले झरनों के रास्ते पर भेज देगा। अपने आप को मुझे दिखाओ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवाज आकाश के पार से प्रसारित हुई। शाही शहर की हर सड़क, हर कोने में गूंज उठी और पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। खाली आसमान के दृश्य से चौंककर सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस आवाज के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया। आह, क्या वह आवाज क्या थी? वह जो चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह लिटिल चे के लिए चिल्ला रहा था। जियो लिंगजी ने अपना शरीर घुमाया और चारों ओर देखा। आवाज द्वारा कहे गए शब्दों से उसे घबराहट महसूस होने लगी। ये व्यक्ति, वह कौन हो सकता है? कैंग यू ने जल्दी से यूचे की बांह पकड़ ली, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। यूचे द्वारा बनिंग हेवन कबीले के विनाश और पूरे क्षेत्र को डराने के बावजूद एक व्यक्ति के लिए उसे सजा देने के लिए दौड़ना, उसकी ताकत निश्चित रूप से बेहद भयावह स्तर पर थी। हम्फ, यूचे ने उदासीनता से गुर्राया और बहुत तेजी से आवाज के मालिक के स्थान की पुष्टि की। उन्होंने लापरवाही से कैंग यू और जियो लिंगशी से कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा उपद्रव आ गया है। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, वहां मत जाओ। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यह मृत्यु की मांग करना होगा। क्या? यूचे के कदम ठिठक गए, उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 357 जैसे को तैसा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 357 जैसे को तैसा। ये व्यक्ति सम्राट गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर है। इसके अलावा वो काफी समय से इस स्तर पर पहुंचे हैं। उनकी गहन शक्ति प्रचंड है और अविश्वसनीय रूप से तीव्र आभा लिए हुए है। जैस्मीन ने चेतावनी दी, मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि इस भूमि पर वास्तव में सम्राट प्रोफाउंड दायरे के मध्य स्तर के भीतर कोई है। आपकी वर्तमान ताकत के साथ आपको उसका प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना जाएगा। सम्राट गहन क्षेत्र के मध्य स्तर। यूचे ने दक्षिण की ओर देखा और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। जैस्मिन की बातें सुनकर यूचे को तुरंत एक व्यक्ति का ख्याल आया। साथ ही उसे लिंगजी की चेतावनी भी याद आई। ब्लू विंड एम्पायर के शीर्ष गहन चिकित्सक लिंग तियानी। ब्लू विंड साम्राज्य के भीतर केवल लिंग तियानी के पास ही ऐसी ताकत होगी। लिंगजी की प्रारंभिक चेतावनी सच हो गई थी। इतना ही नहीं, यह उनकी चेतावनी से भी अधिक गंभीर थी। लिंग तियानी ने न केवल हस्तक्षेप किया, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से इंपीरियल सिटी भी आया और सभी को बताया कि वही ऊंचे की जान लेने जा रहा है। लिंग तियानी, हेवनली स्वॉर्ड विला के पिछले विला मास्टर, वह ब्लू विंड साम्राज्य के भीतर किंवदंतियों के सबसे शिखर व्यक्ति थे, जिन्हें व्यापक रूप से देश के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। बचपन से ही उसे सभी लोग जानते थे और उसे तलवार से बेहद प्यार था। 20 साल पहले वह पहले से ही देश में सबसे मजबूत थे। उनकी गहन शक्ति और तलवारबाजी पहले ही जनता के लिए अप्राप्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। आज तक वे पिछले 20 वर्षों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। हालांकि ब्लू विंड एम्पायर ने उनकी किंवदंती को फैलाना जारी रखा और सभी युवा गहन चिकित्सक सुनी हुई कहानियों से उनका सम्मान करते हुए बड़े हुए। आज यह महान व्यक्ति यूचे को मारने के एकमात्र उद्देश्य से प्रकट हुआ था। केवल यूचे ही ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे। जब लिंग तियानी ने अपनी आवाज प्रसारित की तो वह और यूचे पहले से ही अपेक्षाकृत करीब थे। यूचे बता सकता था कि वह वर्तमान में महल के सामने से 2 किलोमीटर के भीतर एक स्थान पर था। उसे ये भी संदेह था कि लिंग तियानी को पहले से ही पता था कि वह कहाँ है, लेकिन वह महल में उस पर हमला नहीं करना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, हेवनली स्वॉर्ड विला और ब्लू विंड इंपीरियल परिवार अपनी उत्पत्ति के समय बहुत करीब थे। बनिंग हेवन कबीले को खत्म करने तक वह प्रकट नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी चिंताएं अनावश्यक थीं। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह आखिरकार अब सामने आएगा। यूचे ने जैस्मीन से कहा, हालांकि चूंकि वह पहले से ही इतना करीब है और यहाँ तक कि मुझे सामने आने के लिए मजबूर करने के लिए उसने अपना भाषण पूरे शहर में भी प्रसारित किया है। दूर हटना कुछ ऐसा नहीं है जो मैं, यूचे, करूँगा। मुझे आपसे ऐसा कहने की उम्मीद थी। वह जैस्मीन ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, यदि आप बचना नहीं चाहते हैं तो आप हमेशा भाग सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। भले ही जीतना असंभव है, ड्रैगन गॉड्स ब्लडलाइन की सुरक्षा के साथ उसके लिए आपको मारना इतना आसान भी नहीं होगा। हालांकि यदि आप नहीं जानते कि कब पीछे हटना है तो मृत्यु निश्चित है। मैं समझता हूँ, मेरा जीवन किसी भी सोने या चांदी से अधिक कीमती है। मैं कभी भी अपने आप को यहाँ व्यर्थ में मरने की अनुमति नहीं दूंगा। चूंकि वह पहले से ही यहाँ है, आइए ब्लू विंड एम्पायर के प्रसिद्ध नंबर 1 से मिलें। छोटा चांद, चलो चलें। यूचे को ले जाते हुए स्नो फीनिक्स ने एक लंबी चीख निकाली और सीधे लिंग तियानी की ओर उड़ गया। जैसे ही स्नो फीनिक्स जमीन से ऊपर उठा, एक मजबूत आभा यूचे पर मजबूती से टिक गई। क्या वह व्यक्ति है? लिंग तियानी, प्रसिद्ध तलवार संत। चूंकि यह शाही शहर था, पुरानी पीढ़ी के बीच कई लोगों ने स्वॉर्ड सेंट की पूर्व महिमा देखी है। इसलिए जब लिंग तियानी इंपीरियल सिटी के बीच में दिखाई दिया तो कुछ वृद्धों ने सदमे में उसका नाम चिल्लाया। तलवार संत, क्या वह प्रसिद्ध तलवार संत है? हे मेरे स्वर्ग, मैं वास्तव में यहाँ ब्लू विंड एम्पायर की किंवदंती देख रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई सीधे यूचे को मारने के इरादे से पहुंचा। स्वॉर्ड सेंट के अलावा किसके पास इतनी ताकत और आभा होगी? यूचे अब मुसीबत में है। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे स्वॉर्ड सेंट के खिलाफ कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि यूचे इतना चतुर है तो उसे तुरंत छिप जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तलवार संत ने 20 वर्षों तक सांसारिक मामलों की परवाह नहीं की है। बनिंग हेवन कबीले के विनाश की इस घटना ने न केवल पूरे ब्लू विंड साम्राज्य को झकझोर दिया, बल्कि उसे सचेत भी कर दिया। ये भी कहा गया है कि तलवार संत का व्यक्तित्व ब्लेड की तरह सीधा होता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बुराई को नष्ट कर देता है और बनिंग हेवन कबीले के ग्रैंड कबीले मास्टर फेन येजू के साथ भी उसके बहुत करीबी रिश्ते हुआ करते थे।
चूंकि युनचे ने इस बार बनिंग हेवन कबीले को खत्म कर दिया, इसलिए यह अजीब नहीं होगा कि उन्होंने इस बार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। इंपीरियल पैलेस से 2 किलोमीटर आगे हवा में एक काली आकृति तैर रही थी। उसके काले कपड़े तेज हवा में आवाज कर रहे थे। उसके नीचे अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हो गए और पूरी जगह को घेर कर बातें करने लगे। कई लोग प्रसिद्ध तलवार संत की छवि की प्रशंसा करने के लिए तेजी से यहाँ पहुँचे। अचानक महल से एक लंबी चीख सुनाई दी और एक सफेद आकृति तेजी से आगे बढ़ी और काली आकृति के सामने रुक गई। वे एक दूसरे को घूरते रहे। आह, ये युचे है। वह वास्तव में महल में था और वह प्रकट भी हुआ। हालांकि उसकी ताकत तलवार संत का सामना करते हुए बनिंग हेवन कबीले को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। जो उसे मारने का पूरा इरादा रखता है, उसने वास्तव में प्रकट होने का साहस किया। यह एक अच्छा शो होने जा रहा है। लिंग तियानी लगभग 40 साल का लग रहा था। भले ही वह हेवनली स्वॉर्ड विला मास्टर लिंग यूएफे के पिता थे, लेकिन वह लिंग यूएफे से थोड़े छोटे दिखते थे। वह काफी हद तक लिंग यूफेन जैसा दिखता था। हालांकि उस पर तलवार की आभा लिंग यूफेक से कई गुना अधिक तेज थी। लिंग तियानिंग ने अपना ध्यान युनचे की ओर किया और उसी क्षण उसकी दृष्टि मात्र से युनचे को ये डरावना एहसास हुआ कि उसे कई बार चाकू मारा गया था। आप युनचे हैं? लिंग तियानी ने धीरे से बात की। उसकी आवाज पानी की तरह शांत थी। जूनियर युचे ने सीनियर लिंग का स्वागत किया। महान स्वॉर्ड संत से मिलने में सक्षम जूनियर को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। युनचे ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। आप बहुत युवा हैं और आपकी गहन शक्ति केवल पृथ्वी के गहन दायरे के 7वें स्तर पर है, फिर भी आप पूरे जलते हुए स्वर्ग कबीले को खत्म करने में सक्षम हैं। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां, आप मुझसे कहीं आगे हैं। लिंग तियानी ने गर्मजोशी से तारीफ की। स्वॉर्ड संत से 4 शब्द, तुम मुझसे कहीं अधिक हो, कहलवाने में सक्षम होने के कारण युनचे निश्चित रूप से पहले व्यक्ति थे। हालांकि उसकी प्रशंसा करने के बाद उसके मन में बस एक उदासीन हत्या का इरादा था। अपनी प्रतिभा के साथ आप मूल रूप से ब्लू विंड एम्पायर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकते हैं, इस पीढ़ी की प्रतिभा बन सकते हैं। आप ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जिनकी कल्पना मेरा हेवनली स्वॉर्ड विला भी नहीं कर सकता। यदि आप प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में ब्लू विंड एम्पायर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप ब्लू विंड एम्पायर की 1000 साल की शर्म को बदलने और यहाँ तक कि गौरव प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि आप बहुत क्रूर और निर्दयी हैं। व्यक्तिगत द्वेष के कारण आपने वास्तव में उन 73 लोगों का नरसंहार किया, बनिंग हेवन कबीले के 1600 लोग। ऐसी हरकतें वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। युनचे थोड़ा मुस्कुराया और उत्तर दिया, सीनियर बहुत कठोर है। हालांकि मैं कोई दयालु व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से वह क्रूर और निर्दयी नहीं हूँ जिसका आप उल्लेख करते हैं। यद्यपि मैंने बहुतों को मारा है, उनमें से एक भी अकारण नहीं है। मैंने बनिंग हेवन कबीले को केवल इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि उन्होंने सीमा पार कर ली थी। वे इसके हकदार हैं। इसके अलावा इससे मुझे अपने परिवार के सदस्यों को छूने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को चेतावनी देने का मौका मिला। हालांकि यह मेरे और बनिंग हेवन कबीले के बीच है, इससे आपको क्या सरोकार है? हम बनिंग हेवन कबीले में जो हुआ उससे शायद देवता भी नाराज हो जाएंगे। तुम एक घृणित और दुष्ट जानवर हो जो दैवीय प्रतिशोध का पात्र है। हर किसी को तुम्हें मारने का अधिकार है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ, ये स्वर्ग के नाम पर है। स्वर्ग के नाम पर? हा 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 हा। युचे जोर से हंसे, क्योंकि उनकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। भले ही बनिंग हेवन कबीले के साथ मेरी बातचीत लंबी नहीं थी, मैं बनिंग हेवन कबीले के शिष्यों के घृणित व्यवहार को दृढ़ता से महसूस कर सकता था। ऐसे ही एक कबीले ने पिछले हजारों वर्षों में अनगिनत घृणित कार्य किए। वहाँ 73,600 से अधिक लोग थे जो उनके प्रभाव के कारण उनके द्वारा धमकाए जा रहे थे। इनके कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों की मृत्यु भी हुई। उस समय आप कहाँ थे? तुमने स्वर्ग के नाम पर उन्हें सजा क्यों नहीं दी? लिंग तियानी अचानक हक्का बक्का हो गया। मैंने सुना है कि हेवनली स्वॉर्ड विला और ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस अपनी उत्पत्ति के दौरान बहुत करीब थे। आपके पहले विला मास्टर और ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के पहले सम्राट शपथ ग्रहण करने वाले भाई थे। जब उन्होंने शुरुआत में क्रमशः हेवनली स्वॉर्ड विला और ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस का निर्माण किया, तो उन्होंने एक दूसरे का समर्थन करते हुए, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के साथ बने रहने की कसम खाई। हालांकि हेवनली स्वॉर्ड विला प्रतिदिन समृद्ध हुआ और इसके समर्थन के लिए माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र की मांग की। दूसरी ओर ब्लू विंड इंपीरियल परिवार को इस समय का सामना करना पड़ा। आज तक ये खतरों से ग्रस्त है। यहाँ तक कि जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले ने भी सत्ता संघर्ष में प्रवेश करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। ब्लू विंड साम्राज्य के वर्तमान सम्राट की भी लगभग हत्या कर दी गई थी।
हेवनली स्वॉर्ड विला के प्रभाव से ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के भीतर संकट के बारे में पता न चला हो। हालांकि आपके हेवनली स्वॉर्ड विला ने उस समय हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आपने कहा कि आप लोगों को स्वर्ग के नाम पर दंडित करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास नैतिकता और न्याय का सबसे बुनियादी रूप भी क्यों नहीं है? इसके बजाय मुझे सम्राट की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि मैंने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद सम्राट पहले ही अपनी अंतिम सांस ले चुका होता। यदि ऐसा हुआ होता तो आप अपनी मृत्यु में अपने पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? युनचे ने लिंग तियानी की ओर इशारा किया और कहा, स्वर्ग के नाम पर जिसका आपने उल्लेख किया है वह मुझे एक मजाक जैसा लगता है। तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपके पास तलवार संत की उपाधि नहीं होती तो मुझे आपकी ओर देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। इसके बजाय मैं पूरे जलते हुए स्वर्ग कबीले को खत्म कर रहा हूँ, न केवल मेरी नफरत को खत्म करने के लिए है बल्कि वास्तव में स्वर्ग के नाम पर भी है। लिंग तियानी मूल रूप से न्याय की मांग करने आए थे। हालांकि यूचे का सामना करना, जिसने बनिंगहेवन कबीले का नरसंहार किया था, वह जो न्याय के पक्ष में खड़ा था, मूल रूप से यूचे को जनता के सामने दंडित करना चाहता था। हालांकि उन्हें यूचे द्वारा सार्वजनिक रूप से डांटे जाने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा यूचे के शब्द सीधे मुद्दे पर थे और उसकी कमजोरियों पर प्रहार करते थे। लिंग तियानी को नहीं पता था कि उसे कैसे उत्तर देना चाहिए। वह जो मूल रूप से स्वर्ग के नाम पर कार्य करने आया था, अब एक हृदयहीन और अनैतिक व्यक्ति में बदल गया था। सूचीबद्ध कारणों से एकत्रित लोग यूचे से सहमत प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें अक्सर शक्तिशाली कुलों द्वारा धमकाया जाता था। वे जो क्रोधित थे लेकिन शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते थे। यूचे के शब्द हृदय स्पर्शी थे। जिन लोगों को बनिंगहेवन कबीले या उनकी बाहरी शाखाओं द्वारा धमकाया गया था, उनकी भावनाएं बढ़ने पर उनकी मुट्ठी भींच गई थी। तलवार संत के प्रति जो प्रशंसा थी वह स्पष्ट रूप से कम हो गई थी। लिंग तियानी ने जोर से आह भरी, न केवल आपकी प्रतिभा अद्भुत है और आपकी ताकत पृथ्वी को चकनाचूर कर रही है, बल्कि आपकी जीभ भी गंदी है। हालांकि चाहे आपका भाषण कितना भी शानदार क्यों न हो, आप अपने खून के कर्ज को छुपाने में असमर्थ हैं। उन 70,000 आत्माओं के लिए जो तुम्हारे हाथों मर गईं, मैं न्याय सुनाऊंगा अपनी तलवार से। चाहे कोई भी कारण हो, तुम मृत्यु से नहीं बचोगे। हाँ, युनचे ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे बात करके अपनी लार बर्बाद कर दी ताकि तुम मुझे छोड़ दो? आप अपने आप को अधिक महत्व दे रहे हैं। बस तुम में ही इतनी योग्यता नहीं कि मुझे डरा सको। तुम में निश्चित रूप से मुझे मारने की योग्यता नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना जो उसे मारना चाहता था, यूचे अब सम्मानजनक नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया और 3 मीटर लंबा ड्रैगन फोर्ट उसके हाथ में दिखाई दिया, जिससे हलचल मच गई। आज मैं तुम्हें मापूंगा, स्वॉर्ड सेंट। देखूं तो सही कि आपका रास्ता मेरे रास्ते को हिला पाता है या नहीं। यूचे स्नो फीनिक्स से नीचे उतरे और बनिंग हॉट खोला। उसके भीतर की आभा तुरंत फूट पड़ी। उसने आकाश को हिलाने के लिए पर्याप्त ताकत से ड्रैगन फोर्ट को हवा से लिंग तियानी की ओर गिराया। लिंग तियानी ने धीरे से ऊपर देखा तो उसके हाथों में एक हरी लंबी तलवार चुपचाप दिखाई दी। तलवार में कोई चमक नहीं थी और देखने से उसकी धार का भी पता नहीं चलता था। हालांकि स्वॉर्ड सेंट के हाथों में इसने भारी दबाव छोड़ा। यूचे से विस्फोटक झटका मिलने पर लिंग तियानी का इससे बचने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस धीरे धीरे वार किया। ये सही है, वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूचे या उसके नीचे कोई भी, यहाँ तक कि एक नवजात गहन अभ्यासी भी तलवार की गति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक धीमी गति से किया गया वार था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसने अंतरिक्ष और यहाँ तक कि समय को भी पार कर लिया है। आधी सांस पहले वह अभी भी 90 मीटर दूर था। आधी सांस के बाद वह धीरे धीरे यूचे की छाती की ओर टकराया। खतरे की तीव्र अनुभूति ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। बिना किसी चेतावनी के जल्द ही निरीह यूचे के सामने पृथ्वी को तोड़ने वाला दबाव आ गया। जल्द ही उन्हें अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। यूचे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बिना सोचे समझे उसने इससे बचने के लिए एक स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को अंजाम दिया और जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर उतरते ही उसकी छाती खून से भर चुकी थी। उस पर आधा फुट लंबी तलवार के घाव की 2 धारियां गहराई से अंकित थीं। यूचे को कोई अंदाजा नहीं था कि तलवार उसे कैसे काटने में कामयाब रही। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 358 फीनिक्स फ्लेम फ्रोजन एंड 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 358 फीनिक्स फ्लेम फ्रोजन एंड 1। अभी वह आयामी हस्तक्षेप था।
उसकी तलवार का इरादा पहले से ही अंतरिक्ष को भेदने के लिए काफी मजबूत है। भले ही यह निम्नतम ग्रेड है और इसे प्रवेश स्तर के अंतरिक्ष हस्तक्षेप के रूप में बमुश्किल माना जाता है, यह आपके खिलाफ पर्याप्त से अधिक है। जैस्मीन ने रुखाई से कहा, उसके खिलाफ आपकी जीत की कोई संभावना नहीं है। अंतरिक्ष हस्तक्षेप, दिलचस्प। युनचे की उंगली धीरे से उसकी छाती को छू गई और उसने तुरंत घाव से खून बहने से रोक दिया। जितना बड़ा कदम होगा, दुनिया उतनी ही व्यापक देखने को मिलेगी। इस दुनिया में कोई वास्तव में तलवार के इरादे से अंतरिक्ष में हमला कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ब्लू विंड एम्पायर में सबसे मजबूत व्यक्ति, स्वॉर्ड सेंट के रूप में जाना जाता है। हालांकि आपके 2 प्रहारों ने मुझे केवल 2 घाव दिए जो न तो चोट पहुंचाते थे और न ही खुजली करते थे। ये ज्यादा नहीं था। हालांकि युचे ने जोर से नहीं बोला, फिर भी लिंग तियानी सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनने में कामयाब रहा। उसने कुछ नहीं कहा और हवा में ही एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसकी हरी लंबी तलवार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ी। तुरंत तलवार की नोक से 2 मीटर लंबी तलवार की किरण फूट पड़ी। फिर ये तुरंत 2, 5, 10 असंख्य तलवार पुंजों में विभाजित हो गया। जब तक तलवार पुंज युचे के करीब थे, तब तक वे उसके चारों ओर के आकाश और स्थानों को पूरी तरह से भर चुके थे और उसे पूरी तरह से सील कर चुके थे। युनचे ने अपना चेहरा उठाया, फिर नीचे देखा और गुस्से में ड्रैगन फॉल्ट को नीचे की ओर मारा। अधिपति का रोष। गुस्से में ड्रैगन की दहाड़ की आवाज हरी तलवार की संरचना के भीतर से जोर से सुनाई दी, जिससे तलवार की किरणों के बीच 3 मीटर चौड़ा छेद हो गया। स्टार गॉड की टूटी हुई छाया के साथ युचे छेद से बच निकला और सीधे लिंग तियानी की ओर मारा। लिंग तियानी प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी अपनी तलवार की संरचना इतनी आसानी से टूट गई थी। हालांकि उसने जल्द ही अपनी उदासीनता पर काबू पा लिया और धीरे से अपनी तलवार बाहर की ओर कर दी। डिंग! हरी तलवार की नोक और ड्रैगन फॉल्ट की मोटी धार आपस में टकरा गईं। ड्रैगन फॉल्ट के भारी दबाव में हरी तलवार तुरंत अर्धचंद्राकार आकार में झुक गई। युनचे ने ताकत का प्रयोग जारी रखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक अत्यधिक भयावह शक्ति उसके सामने से हमला कर रही है। झुकी हुई तलवार अचानक सीधी हो गई और ड्रैगन फॉल्ट पर जोरदार प्रहार करने लगी। युचे की बाहों पर ऐसा लग रहा था मानो किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो, और वे तुरंत सुन्न हो गईं। ड्रैगन फॉल्ट उससे लगभग निहत्था हो गया था, क्योंकि टक्कर की आवाज से उसका पूरा शरीर पीछे की ओर खिसक गया था। टकराना। युनचे जोर से जमीन पर गिरा, जिससे उसके नीचे की जमीन पर बड़ी दरारें पड़ गईं। उसी समय ड्रैगन फॉल्ट अंततः उसके हाथ से निकल गया। उसके दाहिने हाथ पर काफी घाव थे और काफी खून बह रहा था। उसके अंदरूनी अंगों की हालत खराब थी और दर्द असहनीय था, मानो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। उनके सामने जो व्यक्ति था वह व्यक्ति था जिसे जनता ब्लू विंड साम्राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचानती थी। युचे जाहिर तौर पर उसे कम नहीं आंकेगी। हालांकि जब युनचे ने वास्तव में उसका सामना किया था, तभी उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। वह युनचे की अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत था, केवल ताकत के मामले में। हालांकि युचे, जिसके पास सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र के 4थे स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर ताकत थी, और लिंग तियानी, जो सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र के 6ठे स्तर में था, के बीच अंतर बहुत बड़ा था। ये था अतिशयोक्ति नहीं। हालांकि लिंग तियानी जिस दायरे में था वह पूरी तरह से युचे से परे था। वह उस स्तर पर था जिसे युचे अब भी समझने में असमर्थ था। उसकी तलवार का इरादा अत्यधिक मजबूत और हमेशा बदलता रहता था। ये किसी भी चीज को काटने के लिए काफी तेज हो सकता है, फिर समुद्र जितना विशाल भी। यह अंतरिक्ष में भी हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे विरोधियों को बचाव या तैयारी करने में असमर्थ बना दिया जा सकता है। युनचे उसके साथ आदान प्रदान में पूरी तरह से दबा हुआ था। इससे पहले भी कि उसके ड्रैगन फॉल्ट ने लिंग तियानी के कपड़ों को छुआ था, वह पहले ही कई बार घायल हो चुका था। लेकिन युनचे की हड्डियों में अंकित अहंकार उसे इस तरह हारने की अनुमति कैसे दे सकता था। वह खड़ा हुआ और अपना खून से सना दाहिना हाथ फैलाया। ड्रैगन फॉल्ट फिर अपने आप उड़ गया और उसके हाथों में लौट आया। युनचे ने हवा में स्वॉर्ड सेंट को उदासीनता से देखा। न केवल उसमें कोई भय नहीं था, युद्ध करने का उसका इरादा और क्रोध कई गुना बढ़ गया था। बिल्कुल बुरा नहीं, आपने वास्तव में मुझे आपको हराने के लिए अपनी 70% शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप बनिंग हेवन कबीले को नष्ट करने में सक्षम थे। लिंग तियानी धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा और उसके हाथों में हरी तलवार एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी, जो देखने में डरावनी थी। इतनी प्रतिभा, फिर भी उसकी आत्मा दुष्ट है। यह इतनी बड़ी बर्बादी है कि मुझे आज तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। जब लिंग तियानी ने अपना फैसला सुनाया तो उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी प्रभावशाली थी।
उनकी असामान्य रूप से स्पष्ट आवाज ने आधे इंपीरियल शहर को उन्हें सुनने की अनुमति दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार का इरादा बढ़ गया और उसकी हरी तलवार अचानक 7 रंगों के साथ चमक उठी, जैसे एक अत्यधिक भयावह तलवार की ताकत ने यूचे को घेर लिया। अचानक एक हरे रंग की आकृति इंपीरियल पैलेस से बाहर निकली। यह आकृति उड़ते हुए भयंकर जेफाया पक्षी की थी। उसकी पीठ पर चिंता से भरे चेहरे वाला एक युवक बैठा था जो दूर से उत्सुकता से चिल्लाया, दादाजी रुको। लिंग तियानी की तलवार हवा में ही रुक गई और अचानक सामने आए युवक की ओर देखते हुए उसकी निगाहें डगमगा गईं। जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भयंकर जेफाया पक्षी तेजी से आगे बढ़ा और लिंग जी को लिंग तियानी और यूचे के बीच में ला दिया। लिंग जी ने एक ही गति में अपने सिर का पसीना पोंछा और घबराकर अपने हाथ एक साथ रखे और विनती करते हुए कहा, दादाजी आप उसे नहीं मार सकते। मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। वह निश्चित रूप से उस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में दादाजी बात करते हैं। लिंग तियानी ने अपनी तलवार वापस नहीं ली और उसकी तलवार पर 7 रंग असाधारण रूप से खूबसूरती से चमक रहे थे, जिससे एक ही समय में लोग कांपने लगे। आज्ञाकारी रूप से विला में रहने के बजाय आप इस दुष्ट बच्चे की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। उसने 70,000 से अधिक लोगों का नरसंहार किया। बस ये पाप चाहे कितनी भी बार मर जाए, माफ नहीं किया जा सकता। लिंग जी ने जोर से अपना सिर हिलाया और निवेदन किया, आप गलत हैं दादाजी। हालांकि उसके द्वारा पूरे बनिंग हेवन कबीले को मारना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन मैं पूरी स्थिति के बारे में आपसे अधिक जानता हूँ दादाजी। ये बनिंग हेवन क्लैन ही था जो उसे हमेशा से उकसाता रहा था और यहाँ तक कि कई दिन पहले उसे मौत के करीब पहुँचने पर मजबूर कर दिया था। उसे इस हद तक मजबूर किया गया कि वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसलिए उसने गुस्से में बनिंग हेवन कबीले को खत्म कर दिया। हम्फ, एक व्यक्ति के कारण पूरे कबीले की हत्या करना अर्ष्या। भले ही बनिंग हेवन कबीले के आधे लोग दुष्ट हों, क्या बाकी आधे जो निर्दोष थे बिना कुछ लिए नहीं मर गए होंगे? आप वास्तव में ऐसे दुष्ट व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। मैं सचमुच निराश हूँ। जल्दी से खड़े हो जाओ। हेवनली स्वॉर्ड विला में लिंग तियानी का सर्वोच्च अधिकार था और यद्यपि लिंग जी थोड़ा तुच्छ था और अक्सर अपने पिता लिंग यूफेंग की बातों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन उसने लिंग तियानी के सामने अभिमानपूर्ण कार्य करने की हिम्मत नहीं की। उनका हर वाक्यांश लिंग जी पर दबाव डालने वाले एक अचल पहाड़ की तरह था, जिससे वह इतना घबरा गया कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका चेहरा अब लाल हो गया था और उसने अपने दांत पीसते हुए हठपूर्वक उत्तर दिया, दादाजी, वह बिग बॉस है जिन्हें मैं पहचानता हूँ और इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिनकी मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। यदि वह वास्तव में वह व्यक्ति होता जैसा दादाजी सोचते हैं कि वह है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को अपने बॉस के रूप में स्वेच्छा से कैसे पहचानता? दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया रुकें। उसे मत मारो। अगर तुम उसे मारने पर तुले हो, तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। आप, लिंग तियानी ने अपने हाथों में तलवार को थोड़ा घुमाते हुए उसे देखा। यूचे की अभिव्यक्ति कठोर थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जी लिंग तियानी के सामने ऐसी बात कहेगी। ये सब यूचे की वजह से हुआ था। लिंग जी ने सभी परिणामों को नजरअंदाज कर दिया और यूचे की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग किया। इसने यूचे को असाधारण रूप से आभारी बना दिया। हालांकि वह अपने स्वयं के मामलों को लिंग जी और अपने दादाजी के बीच के रिश्ते को प्रभावित करने की अनुमति कैसे दे सकता है? वह कुछ कदम आगे बढ़ा और लिंग जी के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा मेरे लिए खड़े रहना याद रखूंगा। हालांकि ये पहले से ही काफी है। यह मेरा अपना मामला है और मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा। लिंग जी ने पलटकर उसकी ओर बेहद चिंतित होकर देखा, लेकिन चिंता मत करो, यूचे ने स्पष्ट रूप से कहा। भले ही तुम्हारे दादाजी भयानक रूप से मजबूत हैं, फिर भी उनके लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। यदि मेरा जीवन इतनी आसानी से समाप्त हो जाता, तो मैं अब जीवित नहीं होता। खड़े रहो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके यहाँ रहने से मामला और भी परेशानी भरा हो जाएगा और मेरे और आपके दादाजी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। यूचे के शब्दों में हमेशा कुछ न कुछ शक्ति होती है जो लिंग जी को उस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती है। सिर हिलाने और धीरे से पीछे हटने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। हालांकि उसकी आंखें घबराहट से उन दोनों को देखती रहीं। इस बिंदु पर लिंग तियानी की तलवार पर लगी 7 रंग की तलवार आखिरकार फूट गई। हवा में एक उज्जवल और सुंदर मृग तृष्णा दिखाई दी जो सीधे यूचे पर चमक रही थी। यूचे ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में एक क्रूर पागलपन झलक गया। पार्गेट्री। यूचे की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके भीतर फीनिक्स की ज्वाला प्रचंडता से प्रज्वलित हो गई,
दुर्गति राज्य के प्रोत्साहन के तहत बुरी तरह जल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक उज्जवल सूरज में बदल गया हो। बूम! युनचे के आसपास से एक भयावह विस्फोट की आवाज आई, क्योंकि उसके शरीर की ताकत उसके दोनों हाथों पर इकट्ठा होने से पहले जबरदस्त रूप से बढ़ गई, जिससे वह तुरंत अपने आकार से 3 गुना बड़ा हो गया। गहन शक्ति में अचानक उछाल के कारण आसपास की हवा तेजी से प्रवाहित होने लगी, जिससे पूरा स्थान कांपने लगा। आकाश को नष्ट करना, पृथ्वी को नष्ट करना। जैसे ही ड्रैगन फॉल्ट आया, आसपास का स्थान बड़े पैमाने पर विकृत हो गया। यहाँ तक कि कई किलोमीटर दूर मौजूद पर्यवेक्षकों की भी सांसें अटक गईं। ऐसा लगा मानो उस पल दुनिया की सारी हवा विकृत हो गई हो। एक बार फिर यूचे ने अपनी सबसे भयावह चाल को अंजाम दिया था। स्वॉर्ड सेंट की ताकत उसकी उम्मीदों से परे थी और उसकी जीत की संभावना केवल इस हमले में निहित थी, जिसमें उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। इस हमले का सामना करते हुए लिंग तियानी की अभिव्यक्ति बदल गई। ब्लू विंड साम्राज्य के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में लिंग तियानी के पास पूरे साम्राज्य में बेजोड़ ताकत है। ब्लू विंड में ऐसा कोई नहीं था जिसकी गहन शक्ति उससे अधिक हो। हालांकि यूचे की तलवार से जो ताकत फूटी थी वह स्पष्ट रूप से लिंग तियानी की सीमा से भी अधिक थी। यह एक भयावह ताकत थी जिसे वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं जुटा सका। उस पल में युनचे उसकी नजर में एक विशाल आदिम ड्रैगन की तरह लग रहा था। 19 साल का, पृथ्वी के 7वें स्तर का गहन क्षेत्र, उसके पास इतनी विस्फोटक शक्ति कैसे हो सकती है? उसके सदमे में लिंग तियानी के शरीर की सभी मांसपेशियां सूज गईं। उसने अपनी सारी 100% शक्ति बिना किसी रोक टोक के जारी कर दी थी। उसने एक अजीब रुख अपनाया और उसके पूरे शरीर से अब दूध या स्राव निकलने लगा था। सफेद चमक, टकराना, तेज आवाज असाधारण रूप से कानों को भेदने वाली थी और 7 रंगों वाली इंद्रधनुषी तलवार की किरण के भीतर विशाल तलवार का इरादा ड्रैगन फॉल्ट की उन्मत्त शक्ति से आसानी से चकनाचूर हो गया था। दुष्ट भगवान की ताकत और भारी तलवार ने तुरंत हवा में एक विशाल दहाड़ते हुए अजगर की तरह आकाश में दौड़ते हुए भर दिया और लिंग तियानी को पूरी तरह से निगल लिया। जैसे ही ये दूधिया चमक के संपर्क में आया, एक भयानक दहाड़ पूरे शहर ने सुनी, क्योंकि इसने उपस्थित जनसमूह की अनैच्छिक चीखों को पूरी तरह से ढक दिया। इस भयावह ताकत का सामना करते हुए लिंग तियानी ने भी खुद को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। हालांकि जब आकाश को नष्ट करने वाली, पृथ्वी को नष्ट करने वाली की ताकत तलवार संत की सुरक्षात्मक ताकत से टकराई, तो इसे सच्चे भगवान के कानून द्वारा दबा दिया गया। इस दोहरे दमन के तहत ताकत तुरंत स्थापित हो गई और मलाईदार चमक जल्दी से नष्ट हो गई और छा गई। समय की 3 सांसों के भीतर चमक पहले ही अपनी आधी चमक खो चुकी थी और ढहने के करीब थी। इस समय 2 विस्मयकारी तलवार की किरणें लिंग तियानी की आंखों के सामने से गुजरी। स्वर्गीय तलवार डोमेन। लिंग तियानी ने अपनी दोनों भुजाएं खोली और हजारों तलवारें हवा में दिखाई दी, जिससे एक विशाल तलवार तूफान का आह्वान हुआ, जिसने नष्ट करने वाले आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की ताकत को बेतहाशा काटना शुरू कर दिया। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 359 फीनिक्स फ्लेम्स, फ्रोजन एंड 2। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 359 फीनिक्स फ्लेम्स, फ्रोजन एंड 2। हेवनली स्वॉर्ड डोमेन एक सर्वोच्च डोमेन था जो हेवनली स्वॉर्ड सिंहासन से संबंधित था। यह एक प्रकार का विशुद्ध रूप से आक्रमण उन्मुख डोमेन था, जो हेवनली स्वॉर्ड एलिमेंट्री डोमेन 10,000 स्वॉर्ड डोमेन का एक उन्नत संस्करण था। इसी तरह इसे ब्लू विंड एम्पायर में सबसे मजबूत डोमेन और प्रतिद्वंद्वी के बिना एकमात्र डोमेन के रूप में भी मान्यता दी गई थी। जिस क्षण हेवनली स्वॉर्ड डोमेन को ब्लू विंड क्षेत्र के भीतर जारी किया गया, ये कहा जा सकता है कि एक भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सका। लिंग तियानी और यू चे ने अभी मारपीट का आदान प्रदान शुरू ही किया था, फिर भी उसे वास्तव में हेवनली स्वॉर्ड डोमेन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। उनके लिए यह उनके जीवन काल में पहला कहा जा सकता है। हालांकि यूनचे द्वारा अचानक प्रकट की गई ताकत बहुत ज्यादा भयावह थी। अगर उसने अपने सबसे मजबूत डोमेन कौशल का उपयोग नहीं किया होता, यूनचे के इस एक हमले से उसे वही भारी चोटें लग सकती थी। ये यूनचे द्वारा तीसरी बार डिस्ट्रॉइंग स्काई डिसिमेटिंग अर्थ का उपयोग किया गया था। पहली बार जब उसने ज़िया क्विंग्यू को हराया था, जिसकी क्षमताएं उससे कहीं अधिक थीं। दूसरी बार जब उसने 2 महान सम्राट प्रोफाउंड चिकित्सकों में से एक को मार डाला, जबकि दूसरे को घायल कर दिया। और इस बार उसने अविश्वसनीय रूप से मजबूत ब्लू विंड एम्पायर के नंबर 1 विशेषज्ञ को उस बिंदु पर मजबूर कर दिया जहां उसके पास उसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरी ताकत, बूम 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 बूम, बहरा कर देने वाले विस्फोट बेतहाशा गूंज रहे थे, इस हद तक कि मानो जगह भी धंस गई हो। भारी तलवार की शक्ति बिजली की तरह प्रचंड थी।
जैसे जैसे अनगिनत तलवार की किरणें आयामों से टकराती गईं, तलवार की किरणें धीरे धीरे बिखरती गईं, जबकि हिंसक शक्ति भी परत दर परत कमजोर होने लगी। स्वॉर्ड सेंट तूफान के बिल्कुल केंद्र में था, फिर भी उसका पूरा शरीर 1 इंच भी नहीं हिला, जैसे कि वह एक चट्टान थी जो 10 सहस्राब्दियों तक चली थी। ठीक इसी समय उसकी आंखें अचानक चमकती हुई खुल गईं। 70% से अधिक तलवार की किरणें फट गईं, जिससे हजारों तलवार के इरादे वाले भंवर बन गए, जो फैल गए और आसपास की सभी हिंसक गहन ऊर्जा को निगल गए। बूम! अंतिम विस्फोटक ध्वनि के बाद नष्ट करने वाले आकाश, नष्ट करने वाली पृथ्वी की ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई। तलवार वाला संत अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा था। उसकी स्थिति में जरा भी बदलाव नहीं हुआ। उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, और यहाँ तक कि उसके बाल और कपड़े भी जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। हालांकि इसका मतलब निश्चित रूप से यह नहीं था कि लिंग तियानी बहुत आराम था। उनके शरीर के बाहरी हिस्से की मलाईदार चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी, और उनकी ऊर्जा आभा भी काफी हद तक कमजोर हो गई थी। इसके अलावा हेवनली स्वॉर्ड डोमेन, जो मूल रूप से ब्लू विंड में अजेय था, लगभग 90% नष्ट हो गया था। शुरुआती हजारों तलवारों में से केवल कुछ अंतिम सैकड़ों तलवारें ही बची थीं। लिंग जी, जो पीछे था, स्तब्ध रह गया, अपनी जगह पर बेसुध। लगभग 1 साल तक उससे अलग रहने के बाद ये पहली बार था जब उसने यूचे को अपना हाथ दिखाते हुए देखा था। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यूचे की ताकत, जो अकेले पूरे बनिंग हेवन कबीले को खत्म करने में सक्षम थी, पहले से ही बेहद भयानक ऊंचाई तक पहुंच गई होगी। हालांकि लिंग जी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक डरावना होगा। वह वास्तव में अपने दादा को हेवनली स्वॉर्ड डोमेन का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था, और उसने हेवनली स्वॉर्ड डोमेन को इस हद तक नष्ट भी कर दिया था। यदि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता, तो उसे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं होता। यहाँ तक कि हेवनली स्वॉर्ड विला में भी किसी ने भी कभी इस पर विश्वास नहीं किया होता। लिंग तियानी को देखकर, जो पूरी तरह से सुरक्षित था, यूचे की नजर अचानक डूब गई। लिंग तियानी बाहर से शांत दिख रहा था, हालांकि उसका दिल तूफानी समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रहा था। यूचे के उस एक हमले को रोकने के लिए उसका हेवनली स्वॉर्ड डोमेन पूरी तरह से ढहने के करीब था। जहां तक उसकी गहन ऊर्जा की बात है, तो उसका कुल 40% उपभोग हो चुका था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के एक वार को रोक दिया, फिर भी इसमें उसकी कुल 40% ऊर्जा खर्च हो गई। उसके लिए यह मूल रूप से कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए उसी समय उसके दिल में हत्या का इरादा एक बार फिर से विस्फोटक रूप से बढ़ गया। अर्थ प्रोफाउंड दायरे में गहन ताकत के साथ वह ऐसी भयानक लड़ाई क्षमता रखने में सक्षम था, और अपनी विकास दर को जोड़ते हुए एक बार जब वह पहुंचने वाला था स्काई प्रोफाउंड दायरे में, उसके लिए खुद से मुकाबला करना असंभव होगा। ब्लू विंड के भीतर कोई और नहीं होगा जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। चाहे कुछ भी हो, आज के दिन तो उसे अभी ही मार देना था। इसके विपरीत यूनचे, जिसने जबरदस्ती परगेटरी को खोला था और जबरदस्ती डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ को शुरू किया था, उसकी ऊर्जा खपत 80% से अधिक हो गई थी। हालांकि उसने कोई आरक्षित राशि नहीं रखी, उसने बचने के लिए थोड़ी ऊर्जा रखी थी। पिशाच, मर जाओ। यूचे की ऊर्जा आभा काफी हद तक कमजोर हो गई थी। लिंग तियानी ने स्पष्ट रूप से समझा कि यूचे का एक झटका निश्चित रूप से एक हताश जुआ था, और वर्तमान में वह एक जले हुए दीपक से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। एक तेज गर्जना के साथ उसके पीछे की सैकड़ों तलवारें उड़ गईं, और फिर वे तेजी से एकत्रित हो गईं, जिससे एक सोने की स्वर्गीय तलवार बन गई जो 30 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी थी। दुनिया को तुच्छ समझने वाली एक बेजोड़ तीक्ष्णता लेकर वह यूनचे की ओर उड़ गया। दादाजी, रुको! इससे पहले कि लिंग जी अपने सदमे से जाग पाता, उसने अचानक उस भयानक स्वर्गीय तलवार को देखा जो उसके दादा से आई थी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से उड़ गया। हालांकि उसकी गति की तुलना स्वर्गीय तलवार की गति से कैसे की जा सकती है? उसकी तेज चीखों के बारे में लिंग तियानी ने मूल रूप से बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बजाय स्वर्गीय तलवार की गति अचानक तेज हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालिक, लिंग जी की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे ही वह कर्कश आवाज में दहाड़ने लगा। जब तक किसी के पास गहन ऊर्जा की थोड़ी सी भी मात्रा है, ये स्पष्ट रूप से समझना संभव होगा कि यूचे की वर्तमान ऊर्जा आभा पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में कमजोर हो गई है। अपनी वर्तमान स्थिति में वह संभवतः लिंग तियानी के एक भी नियमित तलवार के वार को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस भयानक स्वर्गीय तलवार की तो बात ही छोड़ दें। और यह स्वर्गीय तलवार डोमेन का वास्तविक मूल अस्तित्व थी। तलवार की अनगिनत किरणें प्रतिद्वंद्वी के सभी हमलों और बचावों को चकनाचूर कर देने के बाद
अंत में वे एक ऐसी तलवार का निर्माण करेगी जो आकाश को ढक देगी, जिससे प्रतिद्वंद्वी को निराशा का झटका मिलेगा। हालांकि हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के ध्वस्त हो जाने के कारण इस हेवनली स्वॉर्ड की शक्ति केवल 10% ही बची थी, फिर भी यह युनचे को उसकी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से विघटित करने के लिए पर्याप्त थी। ऊपर की रोशनी में अचानक परिवर्तन हुआ। युनचे ने अपना सिर उठाया और आंखों को भेदने वाली सुनहरी रोशनी को देखा जिसने आसमान को ढक लिया था और सूरज को अवरुद्ध कर दिया था। तलवार की किरण के भीतर जो बेजोड़ आभा समाहित थी वह इतनी प्रबल थी कि इससे उसके शरीर को ऐसा महसूस होता था जैसे कि उसे 10 टन के पत्थर से दबाया जा रहा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वह हिलने में असमर्थ है। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। स्वर्गीय तलवार के नीचे गिरने के साथ युनचे ने अपने शरीर को सीधा किया और शैतान की ओर से आए रक्षात्मक अवरोध को तुरंत हटा दिया। ईश्वर। बूम। स्वर्गीय तलवार ने सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन सुरक्षात्मक स्क्रीन पर प्रहार किया। असीमित तलवार के इरादे के साथ तलवार की किरणें आसमान में भर गईं, जैसे कि इसे बेतहाशा जारी किया गया था, जैसे कि सुनहरा सूरज सतह पर फूट पड़ा हो। स्वर्गीय तलवार धीरे धीरे अंदर की ओर धकेली गई, हालांकि वह इविल गॉड बैरियर की उस परत को तोड़ने में असमर्थ थी। ये केवल युनचे के शरीर को धक्का दे सकता था क्योंकि वह कदम दर कदम पीछे हट रहा था। क्लिंग टिल्ड। एक ही समय में स्वर्गीय तलवार और इविल गॉड बैरियर दोनों पर एक दरार दिखाई दी। दोनों दरारें तेजी से फैली। एक दरार ने तलवार के पूरे ब्लेड को घेर लिया, जबकि दूसरी दरार ने पूरी बाधा को घेर लिया। टकराना। प्रतीत होता है कि एक ही समय में दुष्ट ईश्वर बाधा और स्वर्गीय तलवार पूरी तरह से फट गई, ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया। युनचे का शरीर कई दसियों मीटर दूर चला गया था, और जैसे ही वह उतरा, उसके शरीर पर स्टार गॉड की टूटी हुई छाया चमक उठी और विस्फोटित स्वर्गीय तलवार के सभी परिणामों से बच गया। उसके शरीर पर बालों के एक भी कतरे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। हालांकि उनकी ऊर्जा आभा एक बार फिर कमजोर हो गई थी। जैसे ही उसने अपना शरीर रोका, वह जोर जोर से सांसें लेने लगा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय तलवार के नीचे युनचे वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित था। लिंग तियानी के चेहरे पर एक बार फिर सदमा उभर आया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया अतुलनीय रूप से तेज थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक पल में स्वर्गीय तलवार से ऊर्जा के टुकड़े फूट गए और एक बार फिर कई दर्जन स्वर्ण तलवार की किरणों में बदल गए। जैसे ही उन्होंने अंतरिक्ष को चीरते हुए चीखें निकाली, वे युनचे की ओर उड़ गए, जो अभी अभी उतरा था। युनचे ने अभी अभी स्वर्गीय तलवार ली थी और उसके परिणामों से बचने के लिए उसने स्टार गॉड की टूटी हुई छाया का उपयोग किया था। वर्तमान में उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और इससे पहले कि वह कोई ताकत लगा पाता, सोने की तलवार की किरणें उसके पीछे लग गईं। जैसे ही उसके पैर का सिरा जमीन पर पड़ा, सोने की तलवार की किरणें उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी, जिससे उसे चकमा देने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उसकी ड्रैगन गॉड की काया के साथ तलवार संत द्वारा जल्दबाजी में इकट्ठा की गई तलवार की किरणों के लिए उसके शरीर में प्रवेश करना मूल रूप से असंभव था। ज्यादा से ज्यादा ये दर्जनों घाव छोड़ेगा जो न तो हल्के होंगे और न ही भारी। जैसे ही उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया, खुद को अपने शरीर से तलवार की किरणों का सामना करने के लिए तैयार किया, ऊपर आसमान से अचानक एक बर्फीली ठंडी नीली रोशनी बरसने लगी और आसपास का स्थान भी तुरंत संघनित हो गया। जब उड़ती हुई तलवारें युनचे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थीं, तो वे अचानक वहीं रुक गईं और फिर बहुत जल्दी उनका रंग सोने से और भी गहरे नीले रंग में बदल गया। बाद में वे एक कर्कश आवाज वाले धमाके के साथ बिखर गए, बारीक बर्फ के नीले टुकड़ों में बदल गए। ये बर्फ के नीले टुकड़े स्वाभाविक रूप से गिरे, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले वे पहले ही हवा में पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ये है। युनचे ने जल्दी से अपना सिर उठाया और ऊंचे आसमान की ओर देखा। लिंग तियानी की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं और गुर्राने लगी। जमे हुए बादल कला, नहीं रुको, ये हो सकता है। वह शैतानी बर्फीला नीला रंग और रहस्यमय और मजबूत आभा का वह रूप जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट से संबंधित नहीं था, ने लिंग तियानी को अचानक कुछ याद दिलाया। उसी क्षण उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह तेजी से ऊंचे आसमान की ओर देखने लगा। आसमान में कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर एक हल्की नीली आकृति तैर रही थी। उसी क्षण उसकी उपस्थिति ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी चमक को छिपा दिया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, वे अब अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, मानो उन्होंने कोई देवी देखी हो जो स्वर्गीय दरबार से उतरी हो, जो स्पष्ट, रहस्यमय, काल्पनिक और तुलना से परे सुंदर था। किंग युनचे धीरे से बुदबुदाया। उस समय जब वह फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की ओर गया, तो उसने उसे नहीं देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में इस तरह की स्थिति में दोबारा मिलेंगे।
और 1 साल से अधिक समय तक उसे न देखने के कारण ज़िया क्विंग्यू के प्रति उसकी भावनाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया था। वह अभी भी अलौकिक सुंदरता से भरपूर एक महिला थी, फिर भी एक ठंडा गर्व और एक रहस्यमय भावना जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था, अब उसमें भी मिश्रित हो गई थी। उसके शरीर के आसपास बर्फ की आत्माएं अभी भी तैर रही थीं। हालांकि वे पहले से बिल्कुल अलग थे। क्रिस्टल द्वारा संघनित ठंडी हवा, जो पहले बर्फ की आत्माओं द्वारा स्वाभाविक रूप से छोड़ी गई थी, सुंदर और अलौकिक थी। वे बर्फ जैसे ठंडे थे, फिर भी आंखों को अच्छे लगते थे, लेकिन अच्छे दिखने के अलावा उनका कोई अन्य उपयोग नहीं था। हालांकि बर्फ की आत्माएं जो वर्तमान में ज़िया क्विंग्यू के आसपास तैर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित थी, जैसे कि उनमें से हर एक का अपना जीवन था। बर्फ की आत्माएं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में थीं। ये आत्माएं उड़ती थीं और स्वतंत्र रूप से नृत्य करती थीं, अपने मालिक के पास एकत्रित हो जाती थीं, जैसे कि वे चंद्रमा के आसपास के कई तारे हों। जमे हुए चंद्रमा की परी ज़िया क्विंग्यू, वह यहाँ क्यों है? और उसने वास्तव में इतनी लंबी दूरी से मेरे दादाजी के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। लिंग जी ने अपना सिर उठाया। जब वह बोल रहा था तो वह स्तब्ध होकर घूर रहा था, जबकि उसके आसपास से चर्चा की आवाजें आ रही थीं। वर्तमान में ब्लू विन में हर कोई ज़िया क्विंग्यू और यूचे के बीच के रिश्ते के बारे में जानता था। उसके अचानक प्रकट होने से उन सभी के दिलों में हलचल मच गई। यूचे ज़िया क्विंग्यू को देख रहा था और ज़िया क्विंग्यू भी उसे देख रही थी। वे दोनों आसमान से अलग होने के बाद एक बार फिर एक दूसरे से मिले थे। उनके भाव और भावनाओं में ऐसी जटिलताएं थी जिनका वर्णन करना कठिन था। 3 साल पहले शादी के बाद ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। उनकी हर मुलाकात में उन्हें अपनापन और अपरिचय हमेशा महसूस होता। वह अब पिछली बार वाला यूचे नहीं था और वह भी अब उस समय वाली ज़िया क्विंग्यू नहीं थी। ताकत में वृद्धि के साथ स्वाभाविक रूप से किसी के मन की स्थिति में परिवर्तन या यहाँ तक कि उत्थान भी होगा। वे यह नहीं जान पाएंगे कि वर्तमान में उनमें से किसी के लिए क्या महत्वपूर्ण था और वे क्या कर रहे थे, क्या वे पहले जैसे ही थे। इससे भी अधिक उन्हें नहीं पता होगा कि क्या उनकी भावनाएं, जो स्वर्गीय बेसिन गुप्त क्षेत्र में थोड़ी गर्म हो गई थी, इस स्वर्ग के अलग होने के कारण एक बार फिर ठंडी हो गई थी। शायद उनके हृदयों में जो उत्तर थे वे केवल धुंधले थे। लिंग तियानी ने यूचे पर हमला जारी नहीं रखा। उसने अपना सिर उठाया, ज़िया क्विंग्यू की ओर देखा, जिसे वह नहीं जानता था कि वह कब प्रकट हुई, और एक लंबी आह भरी। पिछले साल मैंने एक बार सुना था कि जमे हुए बादल असगार्ड से एक परम तेजस्वी शिष्य प्रकट हुआ था। न केवल उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है, बल्कि उससे भी अधिक उन्होंने अपार भाग्य से नवाजा है। केवल 17 साल की उम्र में वह पहले से ही एम्परर प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर थी। वर्तमान में वह वास्तव में पहले से ही एम्परर प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर है। उस समय को याद करते हुए मैंने सम्राट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर से चौथे स्तर तक छलांग लगाने के लिए कुल 15 वर्षों की अवधि का उपयोग किया था, जबकि आपने केवल 2 वर्षों से भी कम समय का उपयोग किया था। ऐसा लगता है जो युग मेरा था वह पहले ही पूरी तरह बीत चुका है। आपकी भविष्य की उपलब्धियां कुछ ऐसी हैं जिनकी तुलना मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं कर सकता। ज़िया क्विंग्यू ने धीरे से बात की। सीनियर ने गलत तारीफ की है, ये जूनियर लायक नहीं है। इससे पहले इस जूनियर ने हस्तक्षेप करके आपको नाराज कर दिया था। मैं सीनियर से दया की प्रार्थना करता हूँ और मैं केवल यही आशा करता हूँ कि सीनियर यूचे को जाने दे। वह विश्वासघाती और दुष्ट व्यक्ति नहीं है। लिंग तियानी अभिव्यक्तिहीन थी। उसने आह भरते हुए कहा, आप यूचे की रक्षा करना चाहते हैं? क्या यह आपकी व्यक्तिगत इच्छा है या ये फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का इरादा है? अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 360 फीनिक्स फ्लेम्स फ्रोजन एंड 3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 360 फीनिक्स फ्लेम्स फ्रोजन एंड 3। ज़िया क्विंग्यू ने उत्तर दिया, यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और संप्रदाय का इरादा भी है। आखिरकार वह मेरे पति हैं। उनकी पत्नी होने के नाते मैं यूं ही उदासीन रवैया नहीं अपना सकती। वह और मेरा संप्रदाय भली भांति परिचित हैं और उन्होंने मेरे संप्रदाय पर उपकार भी किया है। हमारी असगार्ड मालकिन को उम्मीद थी कि बनिंग हेवन कबीले के नष्ट होने के बाद सीनियर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। इस प्रकार उसने किंग्यू से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि वह यहाँ आए और सीनियर से हमारे संप्रदाय को थोड़ा सा सम्मान देने के लिए कहें। असगार्ड मालकिन ने वादा किया है कि वह भविष्य में अपना आभार व्यक्त करने के लिए निश्चित रूप से हेवनली स्वॉर्ड विला का दौरा करेगी। लिंग तियानी के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड वास्तव में यूचे को बचाने के लिए संप्रदाय के नाम का उपयोग करेगा। लेकिन कुछ समय तक यूचे के साथ मारपीट करने के बाद उसने कई बार अपने दिल में सदमा और भय महसूस किया था।
और उसने पहले ही तय कर लिया था कि यूचे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है, अन्यथा भविष्य की परेशानियां अंतहीन होंगी। मैं स्वाभाविक रूप से माननीय असगार्ड के चेहरे को कोई तुच्छ नहीं समझेगा, लेकिन यूचे के पाप अत्यधिक जघन्य हैं और उसे निश्चित रूप से बख्शा नहीं जा सकता है। ज़ेया क्विंग्यू ने एक हल्की सियाह भरी और आइस फीनिक्स स्नोफ्लावर रिबन आसमान से गिर गया, उसके बर्फ के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए और नाचते हुए। चूंकि सीनियर ऐसा करने पर जोर देता है, तो इस जूनियर को उसके अपराध के लिए माफ कर दें। जैसे ही ज़ेया क्विंग्यू की आवाज गिरी, आइस फीनिक्स स्नोफ्लावर रिबन अचानक घूम गया और लगभग 100 मीटर लंबी बर्फ की श्रृंखला से बाहर निकल गया। जैसे ही उसका शरीर भी नीचे आया, जिससे हड्डियों को छेदने वाली ठंड लग गई। वह बर्फ की जंजीर पास में फड़फड़ा रही थी, मानो बर्फ का कोई उड़ता हुआ सांप हो। लिंग तियानी के दायरे में भले ही ऐसा हमला तेज और भयंकर था, लेकिन यह उसके लिए किसी भी तरह के खतरे की हद तक नहीं था। लेकिन बर्फ की श्रृंखला को करीब आते देख उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर डगमगा गई। जैसे ही बर्फ की चेन उसके शरीर पर लपेटने वाली थी, उसका हाथ बढ़ गया और ऊपर उठ गया। तुरंत उसके शरीर से अचानक सुनहरी रोशनी तेजी से निकली और सुनहरे रंग की गहन ऊर्जा, साथ ही आकारहीन तलवार का इरादा भी बाहर आ गया। उसने अपनी तलवार नहीं घुमाई, फिर भी उसके सामने एक सुनहरे रंग की तलवार का हैंडल दिखाई दिया और तलवार का शरीर आश्चर्यजनक रूप से उसका अपना शरीर था। अपने शरीर को तलवार की तरह रखते हुए लिंग तियानी आगे की ओर खिसका। उसकी आंखें, जो सूखे कुएं के समान बिलाव रहे थी, तलवार की किरण से भी अधिक कठोर और तेज प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। जहां भी तलवार की नोक पहुंची, जगह इंच दर इंच सिकुड़ती गई और प्रभाव से जमीन में एक गहरी खाई खोद दी गई। इस प्रकार की तलवार के बल ने सभी की सांसें रोक दी। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि भले ही वे कई किलोमीटर दूर थे, फिर भी उनके शरीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे इतनी भयानक तलवार के दबाव से टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले थे। स्वॉर्ड सेंट का आतंक उनकी समझ के दायरे से पूरी तरह पार हो गया था। क्या ज़ेया क्विंग्यू ऐसे तलवार के वार से बचाव भी कर सकता है? बिखरने वाली आवाजों की एक श्रृंखला के साथ ज़ेया क्विंग्यू की बर्फ श्रृंखला पूरी तरह से नष्ट हो गई, पूरे आकाश में बिखरी हुई बर्फ में बदल गई। स्वॉर्ड सेंट की सुनहरी तलवार की किरण का सामना करते हुए ज़ेया क्विंग्यू का बर्फ सफेद चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसके पूरे शरीर से अचानक नीली रोशनी उभरी और हजारों बर्फ की आत्माओं ने अचानक उसके शरीर को छोड़ दिया, जो बर्फ के नीले रंग की प्रकाश स्क्रीन के एक विशाल विस्तार में बुन गई, जिसने तलवार की किरण को सील कर दिया जो लिंग तियानी के साथ उसके पास आई थी। झकझोर कर रख देना। बर्फ और तलवार के इरादे की ऊर्जा एक साथ प्रस्फुटित हुई जब सुनहरे रंग और नीले रंग की रोशनी आपस में टकराए और आपस में जुड़ गई और एक दूसरे को नष्ट कर दिया। हवा को हिंसक तरीके से एक तरफ धकेल दिया गया और हवा की अराजक धाराएं प्रचंड तूफानों की लहरों के बाद लहरों में बह गईं। सबसे पहले सुनहरी तलवार की किरण अत्यधिक लाभ में थी, जिसने नीले रंग की बर्फ की आत्माओं को टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन ठीक इसके बाद तलवार की किरण से हमला करने की गति लगातार धीमी हो गई और अधिक से अधिक तलवार की किरणें सीधे तौर पर जमी और बिखर गईं। टकराना। दोनों की गहन शक्ति एक ही समय में बढ़ गई और फिर वे एक 700 मीटर से अधिक पीछे हट गए। उनके नीचे की जमीन अतिरंजित तरीके से गहरी धंस गई थी। आकाश को ढंकने वाले टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टल तेजी से गिरे, जिससे जमीन में धंसी हुई बर्फ की मोटी परत से ढंक गई। लिंग तियानी का सिर, कंधे और यहाँ तक कि तलवार भी मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई थी और वह वास्तव में थोड़ा दुखी लग रहा था। उसकी गहन ऊर्जा के बदलाव के साथ सभी बर्फ के क्रिस्टल नष्ट हो गए। जब उसने ज़ेया क्विंग्यू को फिर से देखा, तो उसकी आंखों के भाव एक बार फिर पहले से बिल्कुल अलग थे। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति उस आश्चर्य और उनके दिल की गहराई से आने वाली प्रशंसा के उद्गार को छिपा नहीं सकी। तो यह वास्तव में फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? आप वास्तव में पहले से ही खेती कर चुके हैं। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। जिस क्षण फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट बोला गया, उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि लिंग जी का शरीर कांप गया और एक बेहद चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट हुई। हर कोई जानता था कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की मुख्य गहन कला फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के पास गहन कलाओं की एक श्रृंखला भी थी, जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। हेवनली स्वॉर्ड विला के विला मास्टर की वंशावली के उत्तराधिकारी के रूप में लिंग जी एक रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका 1000 साल पहले पूर्वज, जो हेवनली स्वॉर्ड विला के संस्थापक भी थे, पहले ब्लू विंड एम्पायर के भीतर एक व्यक्ति से हार गए थे और केवल एक ही व्यक्ति से हारे थे। वह वास्तव में फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के संस्थापक थे, म्यू बिंगयुन। उस समय
हेवनली स्वॉर्ड के संस्थापक की साधना सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर थी और उनकी हेवनली स्वॉर्ड दिव्य कला पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई थी। म्यू बिंगयुन सम्राट प्रोफाउंड दायरे के केवल 6ठे स्तर पर था, उससे 2 स्तर नीचे। फिर भी उसके और म्यू बिंगयुन के बीच हुई 3 लड़ाइयों में से वह अपने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के तहत उन सभी को खो चुका था। हेवनली स्वॉर्ड फाउंडर द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड के अनुसार फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स एक अद्वितीय गहन कला थी जो हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन आर्ट्स से कहीं आगे थी और पवित्र मैदानों के स्तर से भी कमतर नहीं थी। फ्रोजन क्लाउड आर्ट को चरम सीमा तक विकसित करने से सभी वस्तुएं स्थिर हो सकती हैं और यहाँ तक कि गहन शक्ति और गहन ऊर्जा भी स्थिर हो सकती है। लेकिन म्यू बिंगयुन की फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स उसकी तलवार के इरादे, तलवार के दिल और यहाँ तक कि उसके दिल और आत्मा को भी फ्रीज कर सकती है। केवल फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को विकसित करने के लिए किसी को न केवल नींव के रूप में फ्रोजन क्लाउड आर्ट की आवश्यकता होगी, बल्कि अत्यधिक उच्च समझ की क्षमता की भी आवश्यकता होगी। हालांकि म्यू बिंगयुन ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की स्थापना के बाद 1000 साल बाद किसी ने भी शुरू से अंत तक फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया था। ये शक्तिशाली गहन कला, जिसे हेवनली स्वॉर्ड के संस्थापक ने हेवनली स्वॉर्ड डिवाइन आर्ट से भी बेहतर माना था, हजारों वर्षों के दौरान धीरे धीरे भुला दी गई थी और केवल अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों के पास इसके रिकॉर्ड थे। लिंग तियानी की विस्मयादिबोधक दृष्टि का सामना करते हुए ज़िया क्विंग्यू ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी चुप्पी मौन स्वीकृति थी। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट के एक बार फिर दुनिया में प्रकट होने से लिंग तियानी के दिल में असीम हलचल मच गई। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्ध फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट का गवाह बन सकूंगा। आप जैसे उत्तराधिकारी के साथ फ्रोजन एसगार्ड निश्चित रूप से गौरव में ऊपर उठेगा। यदि आप फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट का पूर्णता के साथ उपयोग कर सकते हैं, तलवार के इरादे और आत्मा को फ्रीज करने के पौराणिक क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, तो शायद मैं आज भी आपका मुकाबला नहीं कर पाता। फिर भी यह स्पष्ट है कि आप अभी मूलभूत स्तर तक पहुंचे हैं। यह असंभव है कि वर्तमान समय में तुम मेरी बराबरी कर सको। तुम्हें हट जाना चाहिए। लिंग तियानी का शरीर सीधे बाहर आ गया। उसके हाथ में मौजूद हरी तलवार तेजी से कट गई। तुरंत तलवार का बल हवा में उड़ गया और आकाश के नीचे सब कुछ निगल गया। सुनहरे रंग की तलवार की किरण, जिसने सूर्य को धुंधला कर दिया, अंतरिक्ष को अलग कर दिया और आकाश को बीच से भी विभाजित करती हुई प्रतीत हुई। इस तलवार की प्रबल शक्ति के तहत भीड़ को वास्तव में यह महसूस हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी भी अलग होने वाले थे। आइस फीनिक्स स्नोफ्लावर रिबन हल्के से कांपने लगा और जोर से कराहने लगा, जैसे उसे लगा कि वह भारी बोझ सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि बर्फ की आत्माओं का फड़फड़ाना भी धीमा होने लगा था। ज़िया क्विंग्यू की अभिव्यक्ति अभी भी वैसी ही है, जैसे बर्फ और बर्फ की एक मूर्ति जो हजारों वर्षों में नहीं पिघलेगी। जैसे ही उसने अपनी बाहें चौड़ी की, उसका रंग अचानक पूरी तरह से बर्फ सफेद हो गया और यहाँ तक कि उसके लहराते लंबे बाल भी तुरंत बर्फ के क्रिस्टल की तरह हल्के नीले हो गए। उसके शरीर के सामने एक बर्फीला, ठंडा लेकिन ग्लैमरस बर्फ कमल असाधारण रूप से खिल गया। चचा चा चा खिलते हुए बर्फ के कमल और स्वॉर्ड सेंट के आसमान छूते प्रहार में जमकर टकराव हुआ और सुनहरे और नीले रंग की रोशनी एक बार फिर से आपस में जुड़ गई, लेकिन गतिरोध केवल 10 सांसों तक ही कायम रहा। सुनहरी तलवार की किरण की रोशनी अचानक अधिक शक्तिशाली हो गई, बर्फ की नीली रोशनी को हिंसक रूप से दबाने और घेरने लगी। जैसा कि लिंग तियानी ने कहा था, भले ही ज़िया क्विंग्यू ने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को सफलतापूर्वक विकसित किया था, लेकिन उसने केवल मूल बातें सीखी थी। आखिरकार उसकी पढ़ाई से लेकर खेती तक कुल मिलाकर केवल आधा साल ही बीता था। इतने कम समय में भले ही उसकी समझने की क्षमता बेहद बढ़िया थी, वह केवल तीसरे चरण तक ही फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को विकसित कर सकी। इसके अलावा लिंग तियानी की 100 वर्षों की साधना के साथ उनकी गहन ऊर्जा अतुलनीय रूप से समृद्ध और मोटी थी, जो ज़िया क्विंग्यू से कहीं अधिक थी। लिंग तियानी के साथ गतिरोध पैदा करने में सक्षम होना पहले से ही दुनिया को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त उपलब्धि थी। गर्भ टकराना, फ्रोजन एंड लोड्स पूरी तरह से फट गया और ज़िया क्विंग्यू का शरीर दूर तक उड़ गया। लिंग तियानी ने अपने शरीर पर तलवार बनाते हुए उसे नीचे गिरा दिया। ज़िया क्विंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया कि वही ऊंचे को बचाने पर तुली हुई थी। फिर अगर वही ऊंचे को मारना चाहता था, तो उसे पहले ज़िया क्विंग्यू को लड़ने की क्षमता खोनी होगी। सुनहरे रंग की तलवार की किरण ने पलक झपकते ही ज़िया क्विंग्यू की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा के आधे से अधिक भाग को ऐसे भेद दिया जैसे कि बांस को छेद रही हो। इसी समय अचानक पीछे से अत्यंत भयंकर तूफान का सैलाब उन पर टूट पड़ा। क्या आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं है? यूचे का पूरा शरीर फीनिक्स की लपटों से जल गया।
उसके सिर पर काले बाल अनियंत्रित रूप से भटक रहे थे, एक उग्र शैतान की तरह। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके विभत्स चेहरे, साथ ही ड्रैगन फॉल से निकली भयानक शक्ति ने स्वॉर्ड सेंट के दिल को भी एक पल के लिए रोक दिया। उसका शरीर सबसे तेज गति से घूम गया और तलवार की किरण ज़िया क्विंग्यू की दिशा से पीछे हट गई और पूरी ताकत से ड्रैगन फॉल से मिल गई। बूम! हरी तलवार के मुकाबले भारी तलवार, बिना किसी फैंसी चाल के। यू चे और लिंग तियानी के बीच एक भयावह शोर मच गया। तीव्र ऊर्जा तूफान ने सीधे तौर पर जमीन को गहराई तक धंसा दिया, जैसे कि रेत और पत्थर ने आकाश को मिटा दिया। प्रबल शक्ति का आतंक समुद्र की गर्जना से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। निकटता में सीधे तोड़फोड़ के हमले वास्तव में भारी तलवार का सबसे बड़ा लाभ था। ड्रैगन फॉल की विस्फोटक शक्ति के तहत यहाँ तक कि स्वॉर्ड सेंट का पूरा शरीर भी बुरी तरह हिल गया, क्योंकि उसका दाहिना हाथ तुरंत सुन्न हो गया। युनचे की नजर बुरी थी। उसकी दोनों भुजाओं की नसें ऊपर उठ गईं और एक धीमी चीख के साथ ताकत की दूसरी लहर उसके शरीर से बाहर निकली और एक बार फिर फूट पड़ी। बूम! जैसे कि वह एक तूफान में बह गया हो। लिंग तियानी बहुत दूर जा गिरा था और 150 मीटर से अधिक बाहर भेजे जाने के बाद ही वह हवा में अपनी मुद्रा को स्थिर करने में सक्षम था। युनचे का शरीर तुरंत पीछे गिर गया और उतरते समय लड़खड़ा गया। वह तेजी से ज़िया क्विंग्यू के पास गया। उसकी नजर उसके पतले और कोमल शरीर पर पड़ी और उसने पूछा, क्विंग्यू, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह ... आप पहले क्यों नहीं चले गए? ज़िया क्विंग्यू की आकर्षक आंखें अभिव्यक्ति से रहित थीं। उसकी आवाज कोमल लेकिन ठंडी थी। हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है और जब हम आखिरकार मिले तो आपका पहला वाक्य वास्तव में मुझे छोड़ने के लिए है। युनचे के चेहरे पर दुखी भाव था। क्या पत्नी की भूमिका जो आप निभा रहे हैं वह कुछ ज्यादा ही हृदयहीन नहीं है? ज़िया क्विंग्यू की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, कुछ देर रुकी, फिर चुपचाप चली गई। उसने धीरे से कहा, सीनियर स्वॉर्ड सेंट की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं बराबरी कर सकूं। शीघ्र ही मैं उसे 30 सांसों तक विलंबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें अपनी पूरी ताकत से भाग जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी नहीं है जो आप मेरे न छोड़ने का कारण यह नहीं था कि मैं अहंकारी थी, बल्कि यह था कि वह मुझे मारने में सक्षम नहीं था। युनचे ने उसकी बात काट दी। उसके कदम आगे बढ़े और ज़िया क्विंग्यू के पास खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और धीमी आवाज में कहा, जब से मैंने उसके सामने आने का साहस किया तब से मुझे स्वाभाविक रूप से यह विश्वास हो गया कि मैं उसके द्वारा नहीं मारा जाऊंगा। मैंने पहले तो तय कर लिया था कि उससे थोड़ी बहस करने के बाद मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। युनचे की छाती पर न जाने कहां से आने वाली लाल रंग की लपटों की 3 गेंदें अचानक जलने लगी। युनचे ने अपनी आंखें आधी सिकोड़ी ली। भले ही लिंग तियानी बेहद मजबूत है, हमारी शक्ति का वर्तमान स्तर उसकी तुलना में बादल और कीचड़ का भी अंतर नहीं है। पहले उसके साथ मारपीट करते समय उसकी 40% ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगर हम एकजुट हो जाएं तो उसे हराना असंभव नहीं होगा। वाह! जैसे ही फीनिक्स ब्लड की 3 बूंदें बुरी तरह जलने लगी, युनचे के शरीर पर आग की लपटें उठने लगी। उसकी आभा जो काफी हद तक कमजोर हो गई थी वह भी इस समय तेजी से बढ़ गई। प्रारंभ में उसने कीमत के रूप में फीनिक्स ब्लड को जलाने से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके भागने की योजना बनाई थी, लेकिन ज़िया क्विंग्यू की उपस्थिति ने उसे अपनी योजना बदल दी। वह ऐसा करेगा इस तलवार संत को बेरहमी से विफल कर दो, जिसका अस्तित्व इस शाही शहर के भीतर हर किसी की नजरों के नीचे एक न्यायाधीश की तरह था, और उससे वह कीमत चुकाओ जो उसे चुकानी पड़ी। अधिक जानकारी के लिए इस तरह के अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।